दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ मैं स्कूल जाता है, क्या यह वाक्य सही है या गलत? आप बताइए तो। बिल्कुल, आप बता रहे हैं यह वाक्य गलत है। बिल्कुल, यह वाक्य गलत है। आखिर यह वाक्य गलत क्यों है? इसी को जानने के लिए हम आज मिलेंगे उस जादूगर से जिसका नाम है व्याकरण। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे लिख रखा भी है व्याकरण। आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा व्याकरण। ठीक है। अगर भाषा को हम शरीर मानेंगे तो व्याकरण उसका ढांचा होगा यानी कंकाल होगा। ठीक है। यदि हम भाषा को गाड़ी मानेंगे तो व्याकरण उसका इंजन होगा। बिना भाषा के व्याकरण अशुद्धियों से भरा होगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले व्याकरण समझने से पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे, आखिर भाषा होता क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ भाषा का परिभाषा लिख रखा है। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भाव, अनुभव और ज्ञान को व्यक्त करता है। यह बोलने, लिखने और संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, ज्ञान, अनुभव और भाव को व्यक्त करता है। ठीक है। यदि दूसरे शब्दों में हम देखें तो मनुष्य के मन में जो कुछ भी होता है, मनुष्य के मन में जो कुछ भी विचार या भावना होती है उसको दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है, वह क्या कहलाती है? वह भाषा कहलाती है। ठीक है। यानी जिस चीज का सहारा लिया जाता है दूसरे व्यक्तियों तक अपनी भावनाओं को, विचारों को, भावों को पहुंचाने के लिए, वह क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे अगर हम भाषा समझें तो मैंने बोला मुझे प्यास लगी है। ये जो प्यास है ये क्या है? ये हमारी भाव है। यानी हम थके हारे घर पे आते हैं और अपने घर पे मम्मी को या अपनी सिस्टर को क्या कहते हैं? मुझे एक गिलास पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। तो आप अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो आपकी सिस्टर या आपकी मदर क्या करते हैं? आपको एक गिलास पानी ला के देते हैं। यानी उन्होंने आपके भाव को समझा कि आपको प्यास लगी है, पानी की आवश्यकता है, तो उस समय आपको पानी मिल गई। ठीक है। अब समझेंगे भाषा के मुख्य रूप। भाषा के मुख्य रूप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। अगर हम मौखिक भाषा समझें तो इसमें हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और दूसरा जो है सुनकर इसे समझता है। यानी मौखिक भाषा की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं? बोलकर अपनी भाषा को दूसरे तक पहुंचाते हैं और जो सामने वाला व्यक्ति होता है इसे सुनता है। जैसे मैं अभी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक चल रही है व्याकरण भाषा, इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। सामने आप बैठे होंगे, इसे सुन रहे होंगे, तो ये क्या हो गया? ये मौखिक भाषा हो गया। यानी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप इसे सुनकर समझ रहे हैं। ठीक है। लिखित भाषा, लिखित भाषा में क्या होता है? हम इसमें लिखकर अपने विचार को व्यक्त करते हैं। जैसे पहले के जमाने में पत्र हुआ करता था, पत्र हम लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। और आज डिजिटल जमाना में, सोशल मीडिया के जमाने में आप क्या करते हो? व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि का सहारा लेते हो, मैसेंजर का सहारा लेते हो। आपकी जो भी भावना होती है, जो भी विचार होता है, आप अपने दूसरे तक उस भावना को व्यक्त करते हो और सामने वाला व्यक्ति क्या करता है? उसे पढ़कर समझ जाता है कि आपकी भावना क्या है, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। अब तीसरा देख पा रहे होंगे सांकेतिक भाषा। इसमें इशारों और संकेतों में उपयोग करके अपनी बात कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? सांकेतिक भाषा में इसमें इशारा या संकेत की सहायता ली जा सकती है। जैसे आप हॉस्पिटल में देखते होंगे, वहाँ पे कुछ सिंबल बने होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है। ठीक है। आप रेलवे क्रॉसिंग पे देखते होंगे, ट्रैफिक में देखते होंगे। ठीक है। आप ट्रैफिक चौराहे पर देखते होंगे, यहाँ पे संकेत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये हो गया सांकेतिक भाषा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्याकरण। अब समझेंगे आखिर व्याकरण क्या होता है। ठीक है। हमने भाषा समझ लिया। ठीक है। भाषा समझने के बाद हमने समझ लिया भाषा 3 तरह से होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, व्याकरण। ठीक है। व्याकरण आखिर होता क्या है? भाषा को शुद्ध, सुसंगत और सुंदर रूप में बोलने, लिखने और समझने के नियमों का ज्ञान क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। जब हम क्या करते हैं, कोई भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखते हैं, ठीक है, सुसंगत तरीके से लिखते हैं और बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं, इन सबका जो नियम है उसी को हम क्या कहेंगे? उनको हम व्याकरण कहेंगे। ठीक है। अगर व्याकरण नहीं होता तो क्या होता? भाषा गलतियों से भरी और अव्यवस्थित होती। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप भी बोलते होंगे। जैसे आप छोटे होंगे तो आप क्या करते होंगे? अभी घर में भी छोटे बच्चों को देखते होंगे तो वो टूटी फूटी भाषा बोलते हैं, क्योंकि वो व्याकरण का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि वो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को किसी तरह अपने पेरेंट्स के सामने रखते हैं और सामने वाला व्यक्ति को समझ भी जाता है। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप व्याकरण का प्रयोग करने लगते हैं। आप
भोजपुरी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, मैथिली भाषा का प्रयोग कर रहे हो, हिंदी प्रयोग कर रहे हो, इंग्लिश प्रयोग कर रहे हो, वहाँ पे आप व्याकरण या ग्रामर का प्रयोग जरूर करते होंगे, जिससे आपकी जो भाषा होती है सुव्यवस्थित ढंग से एक क्रमबद्ध तरीके से होती है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और बोलने वाले को भी अच्छा लगता है। ठीक है, आखिर व्याकरण का आवश्यकता क्यों है, हमें आखिर व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैंने आपको बताया भाषा को शुद्ध और स्पष्ट बनाता है। ठीक है, व्याकरण जो है भाषा को क्या करेगा, शुद्ध और स्पष्ट बनाएगा, बोलने और लिखने में त्रुटियां को रोकेगा। यानी अगर व्याकरण रहेगा, आपको व्याकरण का ज्ञान रहेगा, तो बोलते वक्त लिखते वक्त आप गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद विचारों के व्यक्ति को प्रभावशाली बनाएगा। यदि व्याकरण का नॉलेज रहेगा तो जब भी आप बोलेंगे उस समय क्या होगा कि आपकी जो भी बातें होगी, जो भी विचार होगा वो प्रभावशाली होगा। ठीक है, साहित्य लेखन और भाषण में सुंदरता लाता है। जब आप साहित्य पढ़ते हैं या लिखते हैं या भाषण देते हैं, उस समय क्या होता है, यह आपको सुंदर बनाता है कि अब बोलने वाले को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी एक बढ़िया लगता है कि हाँ, कहने वाला की जो बात है उसमें दम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था मैं स्कूल जाता है, क्या ये वाक्य सही था या गलत था? अब हम इसे जानेंगे ये वाक्य जो गलत था तो क्यों गलत था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी गलत वाक्य है मैंने उसे लिखा है। जैसे फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, मैं स्कूल जाता है। ठीक है, दूसरा वह खेलता है, तुम पढ़ता है। ये सभी के सभी तीनों वाक्य गलत है। आखिर गलत है तो इसका सही रूप क्या होगा? आप हमेशा सुनते होंगे मैं कैसा हूँ लगता है, यानी मैं स्कूल जाता हूँ। वह खेलते हैं की जगह पे वह खेलता है सुने होंगे आप। तुम पढ़ता है की जगह पे तुम पढ़ते हो आप हमेशा सुने होंगे। आखिर यहाँ पे गलत, ये गलत हो गया और ये सही हो गया, आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसी को जानेंगे। तो आप फर्स्ट वाक्य देख रहे होंगे मैं स्कूल जाता है, का इसका सही रूप हुआ मैं स्कूल जाता हूँ। ये सही क्यों हुआ? जो है इसमें क्रिया और कर्ता में सामंजस्य बैठाया गया, तो ये वाक्य सही हो गया, सही रूप यही होगा। ठीक है, अब दूसरा देख पा रहे हैं वो खेलते हैं, वो खेलते हैं की जगह पे वो खेलता है वह यूज किया गया है। ठीक है, यह क्यों? यहाँ पे लिंग और वचन का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, लिंग और वचन का सही प्रयोग करेंगे आप तो यह आपको सही ढंग से एक सही वाक्य बन जाएगा, वह खेलता है। ठीक, तीसरा वाक्य क्यों गलत हो गया? तुम पढ़ता है। हमेशा आपने सुना होगा या लिखा भी होगा हमेशा कि तुम पढ़ते हो। इसमें क्या था, पुरुष और वचन का मेल कराया गया और सही ढंग से अशुद्धि वाले जो वाक्य थे उसको शुद्ध करके तुम पढ़ते हो लिखा गया। ठीक, अब फिर आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे कि व्याकरण के प्रमुख अंग, व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन है। जब आप व्याकरण पढ़ते हैं तो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जिसमें आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और इसके साथ साथ आप देखे होंगे विशेषण, क्रिया, वाक्य रचना, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो हम आज सिर्फ ओवरव्यू देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास जैसे आती जाएगी विस्तार से हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अभी आप व्याकरण के प्रमुख अंग में संधि देखेंगे। आखिर संधि होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले आप संधि देखेंगे, ये दो शब्दों का मेल होता है। संधि दो शब्दों का मेल होता है। जैसे आप देख रहे हैं एक शब्द हो गया नाम, दूसरा हो गया ईश्वर, दोनों अलग अलग शब्द हैं। ये दोनों को जब जोड़ दिया जाता है, एक साथ ला दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है, तो ये बन जाता है रामेश्वर। ठीक है, मैंने जस्ट आपको बताया संधि दो शब्दों का मेल है। राम एक अलग शब्द हुआ, ईश्वर एक अलग शब्द हुआ, दोनों का जब मिलाप किया गया तो एक नया शब्द बना। क्या बना? रामेश्वर बना। अब देखिए समास, समास क्या है? दो शब्दों से जो नया शब्द बने, दो शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है वो समास कहलाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गृह, गृह मतलब क्या होता है? घर होता है। द्वार मतलब क्या होता है? आप द्वारी जान रहे हैं। दोनों अलग अलग शब्द हैं, जब दोनों को जोड़ा गया तो एक अलग शब्द बन गया गृह द्वार। ठीक है, ये समास हो गया आपका। अगर उपसर्ग की बात करें, शब्द के पहले लगने वाला अंश होता है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगने वाला अंश होता है। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिख रखा है, मैंने लिख रखा है न्याय। न्याय एक शब्द है। ठीक है, इसके आगे हमने एक अंश लगा दिया उपसर्ग का अ उपसर्ग लगाया, न्याय क्या बन गया? अन्याय बन गया। देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया, यानी शब्द की जो शब्द है, ठीक है, वो शब्द के पहले जो अंश लग जाए तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, शब्द के पहले लगने वाला अंश उपसर्ग कहलाता है। न्याय के आगे हमने अ उपसर्ग लगाया, ये अन्याय बन गया। अब प्रत्यय समझेंगे। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में लगने वाला अंश होता है। क्या होता है? बाद में। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। जैसे हमने पहले लिख रखा है पढ़, ठीक है,
और अंत में यानी शब्द के बाद में लगने वाला हमने लिख रखा है पढ़, पढ़ के अंत में मैंने लगा दिया आई, ठीक है, आई प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया क्या, पढ़ाई। जैसे मैं एक शब्द लिखूं लिख, और लिख के मैं एक शब्द लिखूं लिख, और लिख के अंत में मैं आई प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझेंगे संज्ञा, ठीक है। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि नाम का जो बोध कराए वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा धरती पे जितने भी वस्तु हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, संज्ञा है। क्या कहलाएगा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, राहुल, राकेश, ये सब क्या है, नाम है, ये संज्ञा हो गया। ये स्थान गंगा, पटना, ये स्थान जगह का नाम हो गया, ये सब क्या है, संज्ञा है। अब बात आती है सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के जगह पे जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अब हम सर्वनाम समझेंगे, आखिर सर्वनाम थोड़ा सा विस्तार समझ लेंगे। जैसे मैं कोई वाक्य बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल दूँ या आप यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल पढ़ने में तेज है। राहुल रोज स्कूल जाता है। राहुल स्कूल से आने के बाद खेलता है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 4 वाक्य लिखा, ये पूरे एक ही वाक्य है, ठीक। राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल पढ़ने में तेज है, राहुल रोज स्कूल जाता है, राहुल स्कूल से आने के बाद खेलता है। बार बार राहुल का प्रयोग हो रहा है, यानी बार बार संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम इसी को सर्वनाम का प्रयोग कर लें, जैसे राहुल एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे राहुल के जगह पे वह का यूज करूँ तो राहुल एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है। फिर राहुल की जगह पे वही यूज कर लो, वह रोज स्कूल जाता है, ठीक। और फिर राहुल की जगह पे और स्कूल से आने के बाद, ये सब क्या है, मैंने वह और ये सब का प्रयोग किया, यानी कि संज्ञा के जगह पे मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया, ठीक है। सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं हम तो इससे वाक्य सुंदर और बेहतर लगने लगता है, ठीक है। अब देखिए विशेषण, विशेषण क्या है, संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। क्या विशेषता बताता है, जैसे अच्छा, सुंदर, बड़ा। जैसे मैं बोलूं तुम अच्छे लड़के हो, तो यानी तुम्हें विशेषता बताया कि जो तुम हो वो अच्छे लड़के हो, ठीक। फिर सीता सुंदर लड़की है, यानी यहाँ पे विशेषता बता रहा है जो सीता है वो सुंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ा, राकेश राहुल से बड़ा है, जैसे यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं कि राहुल जो है वो छोटा है, राकेश उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब फिर आता है क्रिया, एक कार्य बताने वाला शब्द होता है। जैसे खाना, जिसमें मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया, तो कार्य बता रहा है, क्या बता रहा है कि मैंने खाना खा लिया, ठीक है। राहुल स्कूल जाता है, यानी जाने का काम बता रहा है। तुम बोलते हो, तुम बोलते हो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपके क्रिया हो गई। अब लास्ट में वाक्य रचना देखेंगे। ये पूर्ण अर्थ बताने वाला शब्द का समूह होता है। वाक्य रचना ये पूर्ण अर्थ बताने वाला समूह होता है, ठीक है। इसमें जैसे राहुल स्कूल जाता है, ये पूर्ण वाक्य का बोध कराता है, ठीक है। अब हम लास्ट देखेंगे व्याकरण का महत्व। आखिर हमने भाषा का महत्व देख लिया, अब व्याकरण का महत्व क्या है, व्याकरण क्यों जरूरी है। तो भाषा में शुद्धता और सौंदर्य लाता है कौन, व्याकरण। व्याकरण रहेगी तो क्या करेगा, भाषा में शुद्धता और सौंदर्य लाता है। संचार को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। जो संचार, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा वक्तव्य है आपके पास जा रहा है, एक संचार हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक जो हमारी बातें जा रही हैं, तो उसमें क्या आएगा, संचार को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाएगा। शिक्षा और साहित्य की नींव है व्याकरण, जो है शिक्षा और साहित्य की नींव है, ठीक है। फिर उसके बाद सोचने और व्यक्त करने की क्षमता बढ़ाता है। व्याकरण है जो सोचने और व्यक्त करने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी टॉपिक
टॉपिक पढ़ने के बाद मैं बस इतना ही कहूँगा कि भाषा आत्मा है, व्याकरण उसका शरीर है। चलिए, धन्यवाद।